दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। यदि आप लोग भी इंटर में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इंटर में 90+ लाना चाहते हैं तो इसमें बेहतर से बेहतर तैयारी किया जाता है। इसमें से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इसमें कहा जाता है कि इतिहास जो लिखा जाता था पहले, उसमें अभिलेख का क्या महत्व है। चलिए बताते हैं क्या महत्व है। अभिलेखों से तात्पर्य पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर खुदे हुए लेखाभिलेख से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसका कहने का मतलब है कि अभिलेखों का तात्पर्य मतलब पाषाण पर और मिट्टी के बर्तन पर या धातु पर जो खोदे हुए लेखाभिलेख थे उससे तत्कालीन या सामाजिक या आर्थिक की जानकारी मिलती है, जिससे सामाजिक या राजनीतिक इस सब की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म प्रसार के उपाय थे। अशोक के अभिलेख जो था उसमें धर्म के प्रचार या प्रसार के भी उपाय थे। प्रशासन एवं मानवीय पहलुओं आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते थे। क्या कहा जाता था। प्रशासन और मानवीय पहलुओं मतलब प्रशासन और मानवीय पहलू के बारे में जानकारी भी प्राप्त किया जा सकता था। इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व इससे स्पष्ट होता है। उसका कहने का मतलब है कि इतिहास लेखन में इससे ही इसका महत्व स्पष्ट होता है। जैसे प्रशासन मानवीय पहलू को भी किया जाता था। धर्म प्रचार के लिए भी अभिलेख का प्रयोग किया जाता था। कि मात्रा अभिलेख के ही आधार पर भंडार पर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया था। वह मात्र अभिलेख के ही आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का मतलब अशोक के बारे में लिखने का सफल प्रयत्न किया था और वह लिख भी सका था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, इसमें वही पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी के आसपास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था। 1750 ईस्वी के आसपास। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पतन इस प्रकार हुआ कि विद्वानों में मतभेद हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन इस पर हुआ कि जितना भी विद्वान लोग थे उसमें आपस में ही मतभेद हो गया। वह चाहता, मतभेद का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, जैसे उस मनमुटाव हो गया, वह उससे बात नहीं करेगा, वह उससे बात नहीं करेगा, इस तरह का हो गया था। इसके पतन में अनेक कारण बताए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए गए थे। कुछ विद्वानों मतलब कुछ लोग मानते थे कि अचानक सिंधु में बाढ़ आ गई, इस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ लोग मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन दूसरा मत के आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था। और कुछ लोग मानते थे कि आर्यों था वह आक्रमण कर दिया था हड़प्पा पर, इसके कारण उसका पतन हो गया था। हड़प्पा पतन के कितने कारण था। तीसरी मान्यता यह थी कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आया जिससे यह सभ्यता का पतन हो गया। तीसरी मान्यता क्या थी, भूकंप आने से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण विद्वान ने दिए गए थे। क्या कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन अनेक कारण विद्वानों ने दिए। निश्चित रूप से यह सभी तथ्य इस घटना के लिए कमोबेश उत्तरदायी है। मतलब यह सभी इस घटना के लिए उत्तरदायित्व है। भूकंप आना, आर्यों का आक्रमण करना, सिंधु नदी में बाढ़ आना, सबके कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना लिखें। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता है। तो कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? यहाँ से एक नियोजित शहर का अवशेष प्राप्त हुआ है जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी, जो पूरा विश्व में कहीं भी नहीं था। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। क्या कहा जाता है? कहाँ था? 7 नंबर क्वेश्चन में थे ना, रुकिए थोड़ा सा हो गया। पूरा हड़प्पा नगर 2 भागों में बट गया था। कौन कौन भाग था? एक ऊपर वाला भाग था और एक नीचे वाला क्षेत्र था, भाग था, क्षेत्र में बटा हुआ था। ऊपरी अथवा गहरी क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के अवशेष मिले थे। ऊपर पे जो था गहरी क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले थे। वहाँ क्या मिला था? प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले थे। और निचले क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले थे। और निचले क्षेत्र में क्या मिला था? आवासीय भवन के अवशेष मिले थे। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों और आवासीय भवन, नालियों, स्नानागार आदि के अवशेष एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। क्या करती है? हड़प्पा नगर में मिले सड़कों, नालियों एवं गलियों, एक स्नानागार और अन्नागार आदि भी अवशेष एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करता था। हड़प्पा नगर एक आधुनिक नगर भी है। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। क्या कहा जाता है? हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाइयों का उल्लेख करें। देखें, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और तालाब को सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी किसके द्वारा सिंचाई के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे? नहरें कर, नहर का पानी हो गया, कुआं का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, इससे वह सिंचाई करता था। पहला देखिए, अफगानिस्तान में सुतुगई नामक स्थान पर हड़प्पाई नगरों के चिन्ह प्राप्त हुए थे। कहाँ पर चिन्ह प्राप्त हुए थे? सुतुगई नामक स्थान पर। और ख नंबर देखिए, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो अभी ऊपर भी बताया, हड़प्पा वासी की सिंचाई के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे? कुआं का भी प्रयोग किया जाता था। गुजरात को धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला। गुजरात के धौलावीरा स्थान से क्या मिला? तालाब मिला। इसी कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। किस किस के लिए प्रयोग किया जाता था? कृषि के सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए। उसमें जल को संग्रह भी किया जाता था, रखा भी जाता था। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह VVI है, बहुत बार ही बोर्ड में पूछता है, हर बार पूछ ही लेता है, साहित्य बार नहीं पूछता है। चलिए देखते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा जाता है? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 वह विधि को कहते हैं जो वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक विधि को किया जाता है। कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारित वैज्ञानिक विधि को कहा जाता था। मतलब कार्बन 14 जो निर्धारित होता था वैज्ञानिक विधि को कहा जाता था। वह एक वैज्ञानिक विधि था। किसी भी वस्तु में, जिस वस्तु में कार्बन 12 की मात्रा समान होती थी, वह वस्तु, यहाँ देखें, वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा समान पाया जाता था। मतलब जो वस्तु जिंदा होता था उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों ही समान पाया जाता था। लेकिन मृत्यु की अवस्था में, मतलब मृत्यु की अवस्था में जब उसका मृत्यु होने वाला रहता था तो कार्बन 14 तो निरंतर क्षय होने लगता था, लेकिन कार्बन 12 एकदम से वह स्थिर ही रहता था। वह ना तो घटता था और ना ही बढ़ता था, लेकिन कार्बन 14 क्या होता था? घटते जाता था। कहाँ थे? यहाँ कार्बन 14 घटते जाता था, निरंतर क्षय होने लगता था। कार्बन का अर्धवायुकाल कितना था? 55, 68 ± 90 वर्ष होता था। कितना होता था कार्बन का अर्धवायुकाल?
55 प्लस माइनस 90 वर्ष होता था। ये हमेशा याद रखिएगा। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती थी। मतलब कि वो जो वस्तु मर चुका था उसका जो था कार्बन 14 की मात्रा उस वस्तु में उतना ही आधा हो जाता था। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती थी। इस प्रकार की जाती थी वस्तु के काल की गणना, मतलब वो कितना पुराना है, कब क्या हुआ उसके साथ ये सब गणना किया जाता था। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती थी वह उतनी ही पुरानी होती थी। क्या होता था, जो पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता था वह पदार्थ उतना ही पुरानी मानी जाती। इसी प्रकार इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता था। इसी पर प्राचीन सभ्यता में जो हुआ गया था उसका निर्धारण किया जाता है। इसमें कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसमें पूछा जाता है सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ हड़प्पा नामक स्थान का ही सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। किसने उत्खनन करवाया था? राखालदास बनर्जी ने। और कब करवाया था? 1922 में। ये पूछा जाएगा। और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया था। क्या लाया था? नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया था। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातत्व की खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होना कौन था? हड़प्पा था। और हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था। इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था।